नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सैयद डायनेस्टी के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था तुगलक डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। तो आज सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे और इसका जो टाइम पीरियड बता रखा है सैयद वंश का वो है 1414 से लेकर 1450 AD तक, ठीक है। और जो इसमें सबसे फर्स्ट रूलर आते हैं उनका नाम है खिज्र खान। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं हम। खिज्र खान ने जो रूल किया था उसका समय बता रखा है 1414 से लेकर 1421 AD तक, ठीक है। इस पूरे पीरियड तक खिज्र खान का रूल था। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है तैमूर्स डोमिनी कैप्चर दिल्ली एंड वाज प्रोक्लेम्ड द न्यू सुल्तान। ही वाज द फर्स्ट ऑफ सैयद डायनेस्टी विच रूल्ड ओवर दिल्ली एंड सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट। तो जो तैमूर थे उनके एक नॉमिनी थे जिनका नाम था खिज्र खान, ठीक है। तो तैमूर ने अपने एक नॉमिनी खिज्र खान को पंजाब में रूल करने के लिए छोड़ दिया था, ठीक है। तो तैमूर के नॉमिनी खिज्र खान ने दिल्ली पर कब्जा किया और कब्जे के साथ साथ अपना एक वंश भी स्थापित किया जिसका नाम है सैयद वंश, ठीक है। तो खिज्र खान के बाद जो अगले रूलर आते हैं उनका नाम है मुबारक शाह। और इनका जो रूलिंग पीरियड है वो था 1421 से लेकर 1434 AD तक, ठीक है। He succeeded Khidr at the throne after his successful expedition against Mewatis, Katehars and Gangetic Doab area. He was killed by the nobles in his own court. तो खिज्र खान के बाद जो गद्दी थी वो किसने संभाली थी? मुबारक शाह ने, ठीक है। और मुबारक शाह ने मेवाती एरिया में, कतेहार्स में और गंगा के दोआब एरिया में, इन सभी एरियाज़ में सक्सेसफुल अभियान चलाए थे। लेकिन जो मुबारक शाह के दरबार के कुछ ऐसे नोबल्स थे, रईस लोग थे, उन्होंने मुबारक शाह की हत्या कर दी थी। तो मुबारक शाह के बाद जो अगले रूलर आएंगे उनका नाम है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह और इनका जो रूलिंग पीरियड था वो था 1434 से लेकर 1443 AD तक, ठीक है। The nobles put Muhammad Shah on the throne, but he could not survive the infighting among the nobles in the court. He was authorized to rule only a merged area around 30 miles and rest of the sultanate was ruled by nobles. तो देखिए जो दरबार के रईस लोग थे, नोबल्स लोग थे, उन लोगों ने मुबारक शाह को तो मार दिया था, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने, रईस लोगों ने मोहम्मद शाह को राजा बना दिया था, ठीक है। और ये जो नोबल्स थे, रईस लोग, ये आपस में ही लड़ाई करते रहते थे। कोई बोलता कि मैं इतने एरिया का कंट्रोल अपने हाथ में रखूँगा, फिर दूसरा बोलता नहीं नहीं मैं तो लगभग तुमसे डबल एरिया का कंट्रोल रखूँगा, ठीक है। तो इस सब चीज़ों में ये सभी नोबल्स लड़ते रहते थे आपस में। तो इनकी लड़ाइयों की वजह से मोहम्मद शाह अपना तो कुछ डिसीजन बता ही नहीं पाता था, ठीक है। तो इस वजह से मोहम्मद शाह एक सफल राजा नहीं बन पाए थे। एक तरीके से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो रईस लोग थे वो लोग ज़्यादा अपनी चलाते थे, राजा की कम मानते थे, ठीक है। तो इस वजह से जो मोहम्मद शाह है वो सिर्फ 30 माइल्स तक ही सब कुछ कंट्रोल कर पाए थे, ठीक है। बाकी सभी एरियाज़ पे नोबल्स का राज था, ठीक है, वही संभालते थे। अब मोहम्मद शाह के बाद आते हैं अगले रूलर जिनका नाम है आलम शाह। तो आलम शाह का जो रूलिंग टाइम है वो आता है 1443 से लेकर 1451 AD तक। The last Sayyid king descended in favor of Behlol Lodi and retired. Thus began the Lodi dynasty, which was confined in Delhi and a few surrounding areas. तो सैयद डायनेस्टी के जो आखिरी रूलर थे उनका नाम है आलम शाह, ठीक है।
इन्होंने बहलोल लोधी को फेवर करने के चक्कर में अपनी गद्दी को त्याग दिया था और इसी से स्टार्टिंग होती है लोधी डायनेस्टी की। तो सैयद डायनेस्टी के बाद आएंगे लोधी डायनेस्टी। और लोधी डायनेस्टी का जो पूरा टाइम पीरियड है वो आता है 1451 से लेकर 1526 एडी तक। ठीक है, तो आइए इसमें पढ़ते हैं कि जो सबसे पहला रूलर है उनका नाम क्या है। किसी ने तो स्टार्ट ही किया होगा ना ये वंश। तो इसमें सबसे पहले जो रूलर हैं उनका नाम आता है बहलोल लोधी। ठीक है, इन्होंने राजगद्दी को संभाला था कब तक? 1451 एडी से लेकर 1488 एडी तक। ठीक है, बहलोल लोधी वॉज वन ऑफ द अफगान सरदार्स। ही इस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ इन पंजाब आफ्टर द इन्वेजन ऑफ तैमूर। तो बहलोल लोधी एक अफ़गान सरदार थे और इन्होंने तैमूर के जो अटैक्स थे उनके बाद पंजाब में एक अपनी अच्छी इस्टेब्लिशमेंट करी थी। ही फाउंडेड द लोधी डायनेस्टी। तो लोधी वंश का जो फाउंडर है वो कौन है? बहलोल लोधी। ठीक है, इनके बाद आते हैं अगले सिकंदर लोधी। लोधी बोल लो या फिर लोधी बोल लो। ठीक है, तो अगला आता है सिकंदर लोधी। तो इनका रूलिंग टाइम है 1489 से लेकर 1517 एडी तक। सिकंदर लोधी was the son of बहलोल लोधी who conquered बिहार एंड वेस्टर्न बंगाल। तो बहलोल लोधी के बेटे थे सिकंदर लोधी। ठीक है, इन्होंने बिहार और वेस्टर्न बंगाल पर कब्जा कर रखा था। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, अ सिटी फाउंडेड बाय हिम। तो सिकंदर ने अपनी जो राजधानी थी, कैपिटल थी, उसको दिल्ली से शिफ्ट करके आगरा कर दिया था। ठीक है, और इससे हमको ये भी पता चलता है कि जो आगरा शहर है वो किसने स्थापित किया था? सिकंदर लोधी ने। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में आ सकता है कि जो आगरा सिटी है वो किसने फाउंड करी थी। ठीक है, इसको आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना। अगला पॉइंट आता है सिकंदर वॉज अ फनेटिकल मुस्लिम एंड ब्रोक द सेक्रेड इमेजेस ऑफ द ज्वालामुखी टेम्पल एट नागरकोट एंड ऑर्डर्ड द टेम्पल्स ऑफ मथुरा टू बी डिस्ट्रॉयड। तो सिकंदर लोधी एक कट्टर मुस्लिम थे। ठीक है, और इन्होंने ज्वालामुखी मंदिर की जो मूर्तियां थी उनको तोड़ा था और मथुरा के सभी मंदिर को डिस्ट्रॉय करने का आदेश भी दिया था। ही टुक अ कीन इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ही इंट्रोड्यूस्ड द गज ए सिकंदरी ऑफ 32 डिजिट्स फॉर मेजरिंग कल्टिवेटेड फील्ड्स। तो सिकंदर लोधी ने एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया था। ठीक है, और खेती की जो ज़मीन होती है उसको नापने के लिए गज ए सिकंदरी स्टार्ट किया और ये 32 डिजिट्स की थी। ही वॉज अ पोएट एंड कंपोज्ड पोएम्स इन पर्शियन विद द पेन नेम गुलरुखी। तो सिकंदर एक कवि भी थे और पर्शियन लैंग्वेज में गुलरुखी नाम से काफ़ी सारी कविताएं भी इन्होंने लिखी थी। ठीक है, अगले आते हैं इब्राहिम लोधी। अगले रूलर हैं इब्राहिम लोधी। इनका रूलिंग टाइम आता है 1517 एडी से लेकर 1526 एडी तक। ठीक है, ही वॉज द लास्ट किंग ऑफ लोधी डायनेस्टी। ये थे सबसे आखिरी रूलर। ठीक है, लोधी वंश के। एंड द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। अब देखो यहाँ पर ना दो क्वेश्चन बन सकते हैं। लास्ट किंग ऑफ लोधी डायनेस्टी कौन थे? इब्राहिम लोधी। और लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली कौन थे? उसका भी आंसर क्या रहेगा? इब्राहिम लोधी। ठीक है, ही वॉज द सन ऑफ सिकंदर लोधी। तो बहलोल के बेटे का नाम क्या था? सिकंदर। सिकंदर के बेटे का नाम क्या था? इब्राहिम। ठीक है, अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे। थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर कर देती हूँ मैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है दी अफगान नोबिलिटी वॉज ब्रेव एंड फ्रीडम लविंग पीपल बट इट वॉज बिकॉज ऑफ इट्स पीसी पेरिस
and individualistic tendencies that Afghan monarchy was weakened. Moreover, Ibrahim Lodi asserted the absolute power of Sultan. As a result, some of the nobles turned against him. तो अफ़गान के जो नोबल्स थे, अफ़गान रईस लोग, वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव थे, यानी कि बहादुर थे काफ़ी, और वो फ्रीडम लिविंग पीपल थे, यानी उनको फ्रीडम काफ़ी ज़्यादा प्यारी थी। लेकिन आपसी फूट की वजह से, ठीक है, और इंडिविजुअल सभी लोग अपने आप को हर चीज़ का क्रेडिट देने पे लगे हुए थे। तो इन दोनों वजह से जो दिल्ली सल्तनत था वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था। ठीक है, पहला तो है आपसी फूट, ठीक है, और दूसरा क्या है कि भाई सब लोग अपने आप को क्रेडिट देना चाहते थे कि मैंने ये करा, मैंने वो करा। ठीक है, एक तरीके से टीम में काम नहीं करना चाहते थे, बस अलग अलग काम करना चाहते थे। और आपको पता ही है कि अगर टीम में काम किया जाएगा तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। अगर अलग अलग इंसान काम कर रहा है अकेला अकेला तो वो इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से दिल्ली सल्तनत थोड़ी कमज़ोर हो गई थी। और इसमें एक चीज़ और ऐड हो गई थी जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत और ज़्यादा कमज़ोर हो गई। ठीक है, वो ये थी कि जो इब्राहिम लोदी हैं उन्होंने सुल्तान होने का पूरा फ़ायदा उठाया कि अब तो मैं सुल्तान हूँ, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, हर चीज़ों में वो अपना ही चलाते थे, किसी का भी मतलब ओपिनियन नहीं लेते थे, किसी भी चीज़ को डिस्कस नहीं करते थे किसी के भी साथ, सारे डिसीजन खुद लेते थे। तो ये सब देख के तो जो नोबल्स लोग हैं, रईस लोग हैं दरबार के, उन लोगों को क्या लगेगा कि अच्छा भाई हमारी तो जो इम्पोर्टेंस है वो महल में कम हो चुकी है। ठीक है, ऐसा उनको हर्ट होगा। ठीक है, उनकी ईगो हर्ट हो जाएगी। तो इसीलिए कुछ ऐसे रईस थे, कुछ नोबल्स थे जो कि राजा के खिलाफ हो गए थे। ठीक है, इब्राहिम लोदी के खिलाफ हो गए थे। अगला पॉइंट आता है, एट लास्ट दौलत खान लोदी द गवर्नर ऑफ पंजाब इन्वाइटेड बाबर टू ओवरथ्रो इब्राहिम लोदी. Babur accepted the offer and inflicted a crushing defeat on Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat in 1526. Ibrahim Lodi was killed in the battle normal and with him ended the Delhi Sultanate. तो अगला पॉइंट समझने के पहले इसको क्लियर कर देती हूँ स्क्रीन को। तो पंजाब के गवर्नर थे जिनका नाम था दौलत खान लोदी। ठीक है, तो दौलत खान लोदी ने इब्राहिम लोदी को हटाने के लिए बाबर को इनवाइट करा और बाबर ने इस निमंत्रण को, इस इनविटेशन को स्वीकार कर लिया था। और 1526 में एक लड़ाई हुई जो कि है बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई, उसमें इब्राहिम लोदी हार गए थे। तो हार गए यानी कि क्या हुआ, इब्राहिम लोदी इस लड़ाई में मारे गए और इसी के साथ जो दिल्ली सल्तनत था वो भी ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इसमें कुछ कॉजेज़ बता रखे हैं जिस वजह से दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो गया था। कुछ कारण बता रखे हैं, उनको पढ़ते हैं अब हम। कॉजेज़ ऑफ डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत। द मेन कॉजेज़ वर, पहला आता है डेस्पोटिक एंड मिलिट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच डिड नॉट हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल। तो जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी जो जनता थी ना, दिल्ली सल्तनत की जो जनता थी उनको दिल्ली सल्तनत की सरकार पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। ठीक है, ये जो जनता थी वो सिर्फ ताकत पर और डर पर ही चल रही थी। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए ये समझ सकते हैं, अगर स्कूल में प्रिंसिपल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है, और बच्चों को हर बात पे डांटता रहता है, फटकारता रहता है, तो इससे क्या होगा, जो बच्चे हैं उन सब में डर का माहौल हो जाएगा। ठीक है, और इस डर के माहौल से पूरे स्कूल का माहौल भी ख़राब हो जाएगा। यहीं अगर दूसरी तरफ देखें कि अगर स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है, ठीक है, बच्चों से काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है, उनके प्रॉब्लम्स को समझता है, उनको सपोर्ट करता है, तो इससे बच्चे भी कैसे रहेंगे, ज़्यादा एक्टिव रहेंगे स्कूल में। ठीक है, और उनका डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, और बच्चे अच्छे हैं तो स्कूल भी अच्छा रहेगा। ठीक है, स्कूल का माहौल भी अच्छा रहेगा। तो यही एक कारण था कि जो दिल्ली सल्तनत है उनकी जनता अपनी सरकार पर ही भरोसा नहीं करती थी। अब भरोसा ही नहीं है तो फिर जो सरकार है वो भी
काफ़ी दिन तक टिक तो पाएगी नहीं, ठीक है। तो ये पहला रीज़न है जिस वजह से दिल्ली सल्तनत ख़त्म होती गई, अपने एंड की तरफ चलती गई, ठीक है। पता नहीं कितनी बार ठीक है कर दिया मैंने। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो सेकंड आता है डी जनरेशन ऑफ दिल्ली सुल्तान, स्पेशली दी वाइल्ड प्रोजेक्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक इन कॉम्पिटेंस ऑफ फिरोज़ तुगलक। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, इनके ऐसे काफ़ी अनसक्सेसफुल प्रोजेक्ट थे जिनकी वजह से दिल्ली सल्तनत थोड़ी कमज़ोर हो गई थी। और जो फिरोज़ तुगलक थे वो भी इतने कैपेबल नहीं थे एज अ रूलर, तो इनकी वजह से भी दिल्ली सल्तनत थोड़ी कमज़ोर हो गई थी। थर्ड पॉइंट आता है इसमें वॉर ऑफ सक्सेशन, एज देयर वाज नो फिक्स्ड लॉ फॉर सक्सेशन। तो सल्तनत में जो उत्तराधिकारी होते हैं उनके लिए कोई भी फिक्स कानून नहीं था, ठीक है, कोई भी फिक्स लॉ नहीं था। जैसे कि एक राजा है ए, ठीक है, तो अगर बी को राजा बनना है तो वो कैसे बनेगा राजा? बी को ए को मारना ही पड़ेगा, तब जाकर बी राजा बनेगा, ठीक है। तो ये कोई रूल थोड़ी ना है भाई कि मार कर राजा बन रहा है, क्या पता सी को भी राजा बनना हो, ठीक है, तो सी मार देगा ए को तो सी राजा बन जाएगा, बी नहीं बन पाएगा। तो मेन बात यहाँ पर क्या है कि एक दूसरे को मार कर गद्दी हड़पी जा रही थी। हर बार गद्दी को पाने के लिए खून खराबा होता ही था, ठीक है। तो इस वजह से भी दिल्ली सल्तनत थोड़ी कमज़ोर हो गई थी। अब थोड़ी थोड़ी कमज़ोर होते 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 वो पूरी ख़त्म हो गई थी, ठीक है। अगला आता है इसमें पॉइंट ग्रीड एंड इनकॉम्पिटेंसी ऑफ द नोबल्स। तो जो नोबल्स लोग थे, रईस लोग, ये लोग अपना फ़ायदा देखते थे कि भाई कहीं भी अपना फ़ायदा हो रहा हो, बेशक राजा को इसमें धोखा दिया जाए बेशक, ठीक है, या फिर जो पूरी जनता थी उन पर कोई भी संकट आए, उनसे उनको कोई मतलब नहीं था रईस लोगों को, ठीक है। वो बस अपना फ़ायदा देखते थे, अच्छा मेरे को यहाँ से कोई फ़ायदा मिलेगा, तो वो लोग काम करते थे जो भी उनको करना होता था, ठीक है। अब जैसे कि दो टीम है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, टीम ए और टीम बी। ये टीम ए होगी और ये दूसरी है टीम बी, ठीक है। इनको करना है एक प्रोजेक्ट कंप्लीट। तो टीचर्स ने सारे सामान बच्चों को प्रोवाइड करे, ठीक है। इनको जैसे एक मॉडल बनाना है, स्कूल का मॉडल बनाया होगा आपने बचपन में, थर्माकोल का। तो उन सभी का जो प्रोडक्ट है, जो भी इनको चाहिए, वो सभी स्कूल वालों ने इनको प्रोवाइड करा है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा, जैसे थर्माकोल हो गया, फेविकॉल, टेप, पेंटिंग, ठीक है, और मैच स्टिक, ये सब दी टीचर्स ने बच्चों को, ठीक है। तो ए टीम में है 5 बच्चे, ठीक है, और बी टीम में भी है 5 बच्चे। बी टीम वाले जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज हैं, ठीक है, काफ़ी तेज बच्चे हैं ये लोग, और ए टीम में नॉर्मल बच्चे हैं। तो बी टीम में से एक बच्चा या फिर ये सारे बच्चे लोग, बी टीम के लोग, इसको पकड़ लेते हैं, ठीक है, लंच पीरियड में पकड़ लेते हैं इसको। तो बी टीम वाले इस बच्चे को बोलेंगे कि अच्छा भाई मैं ना तेरे को ना 5,000 रुपये दूंगा, ठीक है, तू ये जो फेविकॉल है इनको छुपा ले कहीं पर, अपने बाकी टीम मेंबर्स को मत देना। तो ये जो बच्चा है पर्टिकुलर ए टीम वाला, ये सोचता है अच्छा भाई मेरे को 5,000 रुपये दिया जाएंगे क्या अगर मैं फेविकॉल छुपा लेता हूँ तो इसमें ये बच्चा सिर्फ अपना एक फ़ायदा देख रहा है कि अच्छा भाई मेरे को मिलेंगे इसमें 5,000 रुपये। अब ये नहीं देख रहा कि हमारी जो टीम है वो हार जाएगी, इससे इसको कोई मतलब नहीं है, बस इसको अपना 5,000 रुपये दिख रहे हैं। तो ऐसा ही जो दरबार के रईस लोग थे ना, वो अपना बस फ़ायदा देखते थे, उनको कोई मतलब नहीं था कि प्रजा संकट में आएगी किस काम के करने से, या फिर जो राजा है उसको मैं धोखा दे रहा हूँ, ठीक है, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था उनको, बस अपने से मतलब था। तो ऐसा मतलब रखेंगे तो भाई जो सल्तनत है वो तो कमज़ोर पड़नी ही थी। तो अगला पॉइंट आता है वास्टनेस ऑफ एम्पायर एंड पुअर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सॉरी, इससे पहले भी एक रह गया, डिफेक्टिव मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो सेना थी उसका एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं था उनके पास। तो इस वजह से भी दिल्ली सल्तनत अपने एंड की तरफ आ गई थी। अगला आता है वास्टनेस ऑफ एम्पायर एंड पुअर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो सल्तनत का एरिया था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, ठीक है। तो अगर राजा ने कोई आदेश दिया है, ठीक है, तो जैसे राजा यहाँ पर बैठता है, यहाँ पर उनका रहने सहने का एरिया है और ये पूरा राज्य है, यहाँ पर पूरी जनता रहती है। तो राजा ने कोई ऑर्डर दिया, वो यहाँ के लोग तो
मतलब फॉलो कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, दूसरे साइड के लोग, ये लोग थोड़ी कम डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे, क्योंकि ये तो काफ़ी दूर हो गया ना राजा से। तो राजा अगर कोई भी संदेश पहुंचाते तो ये जो स्टार्टिंग वाले लोग थे, इन लोगों के पास तो पहुंच जाता था इनका संदेश कम्युनिकेशन की वजह से, और जो लास्ट वाला पोर्शन था उनके पास नहीं जाता था इनका संदेश। तो पुअर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से भी दिल्ली सल्तनत अपने एंड की तरफ बढ़ती जा रही थी। अगला पॉइंट आता है फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन हो रहा था। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ स्लेव्स इंक्रीज्ड टू 1,80,000 इन फिरोज तुगलक्स टाइम विच वॉज अ बर्डन ऑन द ट्रेजरी। तो फिरोज तुगलक के टाइम पर 1,80,000 गुलाम हो गए थे टोटल। और ये गुलाम कहाँ पर जाएंगे? महल में ही तो रहेंगे ना भाई, जहाँ पर अपनी गुलामी कर रहे हैं ये लोग, वहीं तो ये लोग रहेंगे। तो इतने सारे गुलामों की वजह से राजा के खजाने पर बोझ हो गया, यानी कि नॉर्मल भाषा में बताएं तो इतने सारे गुलामों का खाना पीना भी तो अरेंज करना पड़ेगा, और डेली इतने लोगों को खाना खिलाना है, तो खजाने पे तो बोझ बढ़ेगा ही। ठीक है, अब खजाना कम होगा तो जो दिल्ली सल्तनत है वो और कमज़ोर हो जाएगी। और जो 9th पॉइंट आता है दैट इज़ इन्वेजन ऑफ तैमूर। तो एट लास्ट तैमूर के अटैक की वजह से दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से कमज़ोर हो गई थी, और एट लास्ट दिल्ली सल्तनत का एंड आ चुका था। ठीक है, तो यहीं पर ही ख़त्म होती है पूरी दिल्ली सल्तनत। और इसमें एक बार हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से वंश आए थे। ठीक है, तो सबसे पहला जो वंश आया था उसका नाम क्या था? दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला वंश ये था, दैट इज़ स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, उसके बाद आई थी खिलजी डायनेस्टी। खिलजी के बाद आई थी तुगलक डायनेस्टी। तुगलक के बाद आई थी सैयद डायनेस्टी, और सैयद डायनेस्टी के बाद आई थी लोधी डायनेस्टी। ठीक है, इन सभी को आप ऑर्डर में याद रखना। ये ऑर्डर भी आ सकता है कि जो दिल्ली वंश है, सॉरी दिल्ली सल्तनत है, उसमें जो वंश आए थे बारी बारी सीक्वेंस वाइज बताओ। पहला क्या है? स्लेव। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी आई, उसके बाद आई खिलजी, फिर कौन सी आई थी? तुगलक, उसके बाद आई सैयद डायनेस्टी, और उसके बाद लोधी डायनेस्टी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये रही आपकी स्माइली, इसकी तरह मुस्कुराते रहो और अपना रिवाइज करते रहो। ओके, धन्यवाद।